नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, आज लगभग 15 दिन से लगातार बाहर था। पहली चीज, उसके बाद जो वायरल और बुखार और खांसी, अब अभी भी देख रहे होंगे कि आवाज मेरी जो है वो कितनी भारी हो रही है। आप लोगों के बीच में नहीं आ सका, अपने चैनल पे भी नहीं आया, राजपथ पर दूसरे चैनल्स पे भी नहीं जा सका। इस बीच में गौरव ने आपसे तमाम वीडियो किए, पूजा ने वीडियो किए, दिलनवाज ने वीडियो किए, और परसों मैंने मायावती की बैठक को कवर किया था, कुछ देर के लिए गया, जहाँ आकाश आनंद भी आए थे और बड़ी बैठक थी। उस पे वीडियो किया मैंने। कल रात को मैंने प्रोफेसर रविक्रांत का एक वीडियो था, वो वीडियो राजपथ के दर्शकों के लिए किया। अच्छा वीडियो था। और रविकांत जी की बातों को सुनने के बाद मुझे लगा कि इस पे अलग से एक वीडियो किया जाना चाहिए। आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, उसके अलावा एक मीडिया और है, जिस मीडिया में तमाम लोग, एक उनका एक लाइन ऑफ एक्शन है, मोदी का विरोध है, केंद्र सरकार का विरोध है, और उसको लेके इंडिया, राहुल, कांग्रेस, इसको लेके तमाम वीडियोस होते हैं। उनको लाखों व्यूज मिलते हैं, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख। एक चीज इसमें सबसे खास ये है, उसे बात करना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, या बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ या मोदी के खिलाफ बनने वाला जो गठबंधन, जिसकी रूपरेखा चलने लगी है, बात होने लगी है, जिसमें चर्चा हो रही है कि ये गठबंधन होगा, ये गठबंधन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। तो जरा इस गठबंधन में आने वाली जो पार्टियां हैं, उसकी तरफ देखा जाए, तो हमने देखा कि पटना में कौन कौन इकट्ठा हुआ, फिर हमने देखा कि बेंगलुरु में कौन कौन इकट्ठा हुआ, और अब उसके बाद एक बैठक होगी जो महाराष्ट्र में होगी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टियों की तरफ देखिए, तो एक वोट है, वो एक खास तबका है, खास वोटर है, जो इधर से उधर वो घूम रहा है। उसमें खास तौर से विशेषकर मुस्लिम वोट है, और उसके बाद यादव वोट। बिहार, उत्तर प्रदेश में आप उसे मान सकते हैं। बिहार में अधिक संख्या में, उत्तर प्रदेश में यादव मतदाता केंद्र में जो है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो वो अपनी प्रतिबद्धता समाजवादी पार्टी या विपक्ष के अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाता रहा है। और उसका सबूत 2019 का वो चुनाव है, जिसमें बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा, एटा, इस तरह की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, जो यादव के गढ़ में चुनाव हुए थे। तो वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं और आप सब लोग ये देखते हैं कि जितने बातें हो रही हैं, जितनी भी इस पे चर्चाएं हो रही हैं, जितनी भी इस पे डिबेट्स हो रही हैं। अब जैसे कल मैं लक्ष्मण यादव की एक डिबेट देख रहा था, किसी चैनल पे थी, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जाल में मायावती को फंसा लिया। कोई कह रहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की जाल में फंस चुकी हैं, और ओवैसी और मायावती का गठबंधन जो है वो अमित शाह की रणनीति पकड़ गई है, और वो लोगों ने उसे पकड़ लिया है। इस तरह की तमाम चर्चा, तमाम तरह के इस पे कमेंट, और तमाम तरह के इस पे डिबेट्स ये हो रही। तो बात सवाल ये है कि ये जो डिबेट्स हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं, ये जो खबरें चल रही हैं, ये जो मीडिया लाखों व्यूज पा रहा है, जो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की बात करता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हर खबर, सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, कर्नाटका की हो, तेलंगाना की हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश में अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए उसकी हो, ये सारी खबरों से भरी होते हैं ये चैनल्स की जो टीआरपी है, जो उनको देखने वाले लोग हैं। क्योंकि ये एक साफ सी बात है, इसे कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कि एक विशेष वर्ग होता है जो यूट्यूब पे देखने आता है। वो उसी अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने फ्रेम में चलने वाली खबरों को और उस फ्रेम में रहने वाले लोगों को ही देखना चाहता है। जैसे जो राजपथ पे लोग आते हैं, वो राजपथ पर ये देखना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय, 85-15, सामाजिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हुई खबरें अगर राजपथ पे मिलेंगी, और नेशनल चौपाल पे मिलेंगी, नेशनल दस्तक या इस तरह के तमाम चैनल से मिलेंगी। इसी तरह से वो 4 PM हो, या जीतन का शो हो, या अभिषेक शर्मा हो, या रविश कुमार हो, या आपके शर्मा हो, इस तरह के जितने लोग हैं, उनके यहाँ आप सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी और इनकी तारीफ और उनकी बुराई पाएंगे।
तो मेरा सवाल ये था कि आप एक तरफ तो केंद्र से सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और टारगेट मायावती होती है। देश के में जो आबादी है, जो वोटर है, उस वोटर के में जो तबके हैं वो बटे हुए हैं। जहां एक तरफ सवर्ण, उच्च जातियां, अपर कास्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जहां जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है उसका जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो दूसरे वोटर्स हैं, वो कहीं समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, कहीं पे ममता के साथ हैं, कहीं केजरीवाल के साथ हैं। वो वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोटर है। तो वो बटा हुआ है, एक बंटवारा है। 50-52% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कहीं 55% है, कहीं 42% है, कहीं 40% है, बाकी दूसरी पार्टियों के साथ। बहुजन समाज पार्टी के साथ जो वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है। वो कहीं 13% है, कहीं 12% है, कहीं 6% है, कहीं 9% है। किसी विधानसभा लोकसभा में 20% है, कहीं 22% है। पिछले लोकसभा चुनाव में 19% भारतीय बसपा को मिला था। तो ये जो गठबंधन की रूपरेखा की बात होती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली भगत की बात होती है, तो इसके बाद फिर किसी भी तरह की किसी भी गठबंधन की रूपरेखा, उसकी चर्चा, उसकी बातें करना, मुझे तो लगता है कि बेमानी है। अगर किसी भी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं है, अगर विपक्ष के गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी नहीं होती है, तो फिर ये गठबंधन किस काम का होगा? वही वोट जो 2022 में मिला था, वही घूम के इस गठबंधन के साथ चला आएगा उत्तर प्रदेश में। वही वोटर जो गठबंधन में था बिहार में, वही गठबंधन घूम के फिर चला आएगा। वही वोट जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलता था, वही वोट होगा, या उसमें 1% 2% बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा वोट है, जो उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा में 19% था जो बसपा को मिला था, या इस विधानसभा में 13% था जो बसपा को मिला था, ये वोटर जोड़े बिना क्या भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है? तो अगर नहीं रोका जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास करने वाली शक्तियों को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने वाली शक्तियों को, पार्टियों को इस बड़े वोट बैंक की तरफ देखने की जरूरत है कि नहीं? ये तमाम लोग जो चैनल पे बैठ के मायावती भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, मायावती जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेंगी, तो क्या आपको लगता है कि देश के चुनाव में कोई दूसरी पार्टी सक्षम है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके? क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के बारे में सोचा भी जा सकता है? ये तभी तक सोचा जा सकता है जब तक बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए। और ये तभी हराने के बारे में सोचा जा सकता है जब बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा हो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन के लोगों को यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ आए। क्या उनको यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि मायावती और उनका वोट बैंक उनके लोगों के साथ आए? मायावती के वोटर, मायावती के मतदाताओं, मायावती की पार्टी की स्पष्ट नीति जो है वो संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी मायावती नहीं जाएंगी, ये बात सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, मायावती को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं बताने के बाद, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हराने की जो बात होती है, ये कितनी स्वीकार करने वाली? ये बात किसी भी एक जो मोटी बुद्धि का भी आदमी है वो समझ सकता है कि वही वोट जो आपने 2022 में पाया, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सके, उन वोटों से क्या आप केंद्र में मोदी को हरा पाएंगे? असंभव है। तो ऐसी संभावनाएं क्यों नहीं तलाशी जाती हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ छेड़छाड़ करने की जगह, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताने की जगह, इस स्टूडियो में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की मददगार मायावती को बताने में जो समय एंकर और उनके गेस्ट खर्च करते हैं, उससे फायदा किसको पहुंचता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदे पहुंचाने का प्रयास नहीं है ये वो सारे मीडिया के लोग जो दिखाई तो इधर देते हैं लेकिन होते उधर हैं? जिनकी वाणी, जिनकी लहजा, जिनकी बात, जिनकी उनका जो अंदाज है, जो वो बताते हैं अपने रिसर्च करके जो लाते हैं, उस रिसर्च से फायदा किसको पहुंचा है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला काम एक तरफ गोदी मीडिया करता है जो सीधे करता है, और दूसरी तरफ ये मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने को दिखाता है, लेकिन उसके सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की ओर रहते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि बिना भारतीय आप बहुजन समाज पार्टी के आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को अगर एक बार आप सब मिलके, जैसे ओम प्रकाश राजभर कहते थे, ठीक है वो अपने लिए कहते थे, अपना फायदा लेना चाहते थे, वो एनडीए में चले गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की वो बात तो मजबूत थी
कि सब लोग मिलके जाओ मायावती के पास और सब मिलके जाके कहो कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, आप हमारा साथ दीजिए। उसके बाद अगर मायावती इनकार करती हैं तब ये सवाल जरूर पैदा होता है। जब राहुल गांधी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना, क्या देश में मायावती से बड़ा कोई चेहरा है? क्या इस देश में मायावती से बड़ी कोई स्वीकार्यता है किसी चेहरे की? नहीं है। तो ऐसे देश में सबसे बड़े चेहरे को अगर प्रधानमंत्री पद के रूप में या लीडर के रूप में या संयोजक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास अगर ये कथित इंडिया या इंडिया जैसे गठबंधन के लोग करते तो इसका फायदा किससे पहुंचता? अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाता तो मायावती के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की जा सकती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती थी, अपनी बातों में की जा सकती थी। क्योंकि मायावती का वोट मायावती का है। मायावती के वोट को तोड़ने का प्रयास तमाम हुआ, महाराष्ट्र से लेकर और चंद्रशेखर रावत तक तमाम लोगों को लगाया गया, लेकिन वो वोटर जो हाथी निशान से जुड़ा हुआ नीले झंडे के नीचे जो बड़ा है पला है उसको तोड़ना संभव नहीं है। ये बात साबित हो चुकी है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। और सिद्ध और साबित हो जाने के बावजूद अगर ये प्रयास नहीं किया जाता और टीवी चैनल्स पे बैठ के ये कथित जो अपने आप को पॉलिटिकल एनालिसिस और उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक या इस तरह की बातें करने वाले लोग जो बैठ के मायावती और मोदी की बात में मायावती को मोदी का साथी बताकर, भारतीय जनता पार्टी के साथी बताकर क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता। ये बताना चाहते हैं कि मायावती साथ नहीं आएंगी विपक्ष के। तो ये भी सच है कि अगर मायावती विपक्ष के गठबंधन के साथ नहीं आएंगी तो फिर एनडीए को सरकार से हटाना या मोदी को सरकार से बाहर करना असंभव है। तो ऐसी जो चीज असंभव है उसकी संभावनाएं तलाशने से फायदा क्या? उसमें फिर ये बैठकें पटना की, बैंगलोर की, मुंबई की बैठकें करने का हासिल क्या? तो अगर ईमानदाराना प्रयास नहीं किया जा रहा, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए किया जा रहा है तो बात और है। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ केंद्र की इस सरकार को जिसने बेरोजगारी महंगाई बढ़ा रखी है उसको हटाने का प्रयास करना है तो जरूरी है कि मायावती के पास जाया जाए। तो ये इनिशिएटिव कौन लेगा? जो पार्टी बड़ी होगी, जो पार्टी ज्यादा होगी, वो पार्टी कांग्रेस है। क्या वो मध्य प्रदेश में उसको सीट नहीं देनी चाहिए? क्या राजस्थान में सीट नहीं देनी चाहिए? क्या छत्तीसगढ़? मायावती की पार्टी के 13 राज्यों में वोट है और ऐसी स्थिति में मायावती के पास तो एक शक्ति है ही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटों को मोबिलाइज करने की। तो ये मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो करना चाहिए, छोटा सा आपसे बात करनी चाहिए, तबीयत भी देखना था, चेक करना था कि आवाज सही है कि नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं ज्यादा देर, शायद 12-15 मिनट से ज्यादा का वीडियो करने की पोजीशन में भी नहीं आया हूँ अपनी तबीयत की खराबी की वजह से। लेकिन फिर भी ये बात करनी जरूरी थी। आप देखें यूट्यूब के तमाम चैनल जो लाखों व्यूज पाते हैं उनके पास एक ही एजेंडा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की एजेंट। तो अगर मायावती भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं तो फिर ये गठबंधन की कवायद करना ये फालतू कवायद है, इसका कुछ हासिल नहीं है। क्योंकि मायावती का मतदाता मायावती के साथ, ऐसे में इस कवायद से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। उत्तर प्रदेश में अगर मायावती साथ नहीं है तो क्या संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके? नहीं रोका जा सकता। इसी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बिना मायावती के भारतीय जनता पार्टी को रोकना लगभग असंभव। ऐसी स्थिति में क्या ये पार्टियों की जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ नहीं है, या इन एंकर्स की, या इन इन चैनल्स पे आगे बैठते हैं लोग, डिबेट्स में आते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसी बातें करें जिससे मायावती को करीब लाया जा सके? आप छेड़छाड़ करके दूर ले जा सकते हैं, करीब लाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। और मुझे लगता है कि वो ईमानदारी के प्रयास अभी तक विपक्ष की ओर से नहीं किए गए। हालांकि मायावती का भी जो अपना एक तरीका है, वो अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, अपने संगठन को दिन रात काम कर रही हैं। उन्होंने आकाश आनंद को युवा चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और आज 25 तारीख है बिहार में उन्होंने बड़ी रैली का आयोजन किया है। उन्होंने आकाश आनंद को फील्ड में, मैदान में उतार दिया है। तो ये जो 2024 के आने वाले चुनाव से पहले मायावती तो अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। बाकी पार्टियां हवा का इंतजार कर रही हैं और उस हवा में उनका मेन फोकस जो है वो मुस्लिम वोट। तो क्या मुसलमानों से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक सकेंगे? मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी लेती रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जब लड़ाई में होती है, तो वही एक ताकत है भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है। ऐसे में उस ध्रुवीकरण से बचने के लिए अति पिछड़ा, दलित और उसके बाद उसके पीछे मुसलमानों के साथ जोड़ के मायावती के रूप में लीडरशिप को आगे किया जा सकता है। ये प्रयास कौन करेगा? ये प्रयास वही करेंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाना है। तो ये प्रयास कब शुरू होगा या इस प्रयास की मदद कौन करेगा? ये चैनल्स,
ये वो चैनल जिस पे लोग विश्वास करते हैं, जिसे देखते हैं लाखों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में जो देखे जाते हैं, उनको प्रयास करना है, ना कि उनको ये बताना है। उनको ये नए नए एजेंडे तय करने हैं कि मायावती और भारतीय जनता पार्टी की साजिश बेनकाब। तो ये बेनकाब साजिश जो है, अगर बेनकाब है तो फिर गठबंधन, इस पे चर्चा, इस पे बैठकों का हासिल क्या? कोई हासिल नहीं है। अगर मायावती साथ नहीं है तो नहीं हराया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी को नहीं बाहर किया जा सकता है सत्ता से। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए अगर ईमानदाराना प्रयास किया जाना है, तो उसमें मायावती की मौजूदगी जरूरी है। और मायावती की मौजूदगी के लिए मायावती से मिलना पड़ेगा। और मायावती से मिलने के लिए सोनिया गांधी के बेहतरीन संबंध है। सोनिया गांधी स्वयं फोन करके मिल सकती हैं, या लालू यादव मिल सकते हैं, या ऐसी ऐसी स्थिति में आप प्रयास करने की जगह पर ये बैठे हुए तमाम लोग स्टूडियो में बैठ के 1 घंटे का, आधे घंटे का शो करके अपनी टीआरपी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोदी को हटाने की जगह पे मोदी को ताकत देने का काम कर रहे हैं वो चैनल, जिन्हें आप बहुत चाव से देखते हैं और जिन्हें बताया जाता है कि ये बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, या बीजेपी को, मोदी को गाली दे के आप मोदी को नहीं हटा सकते। मोदी को हटाने के लिए मोदी के खिलाफ एक वोटों का जो ध्रुवीकृत वोट है, उनको इकट्ठा करना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, किसी एक बड़ी लीडरशिप के साथ लाना होगा। और वो लीडर मायावती के अलावा दूसरे नहीं है देश में। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि मायावती कुशल प्रशासक भी है, जैसा अनुपम मिश्रा कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को साबित किया, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लॉ एंड ऑर्डर से लेके विकास से लेके हर मुद्दे पे साबित किया है। और उसके अलावा ध्रुवीकरण कभी नहीं होने दिया मायावती ने। मायावती ने कभी सांप्रदायिक एजेंडा नहीं लागू होने दिया। ऐसी स्थिति में इस तरह के वीडियो करना, इस तरह की डिबेट्स करना, इस तरह मिला के प्रोफेसर्स को बैठालना, मुझे लगता है कि बीजेपी की मदद करना है। और ये बीजेपी की मदद करने का प्रयास लगातार उन मीडिया चैनल्स के द्वारा जारी है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने मिले हुए हैं। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। तो साथियों, ये आज की छोटी सी बात। और इस बात के लिए मेरा अपना मानना है कि अगर दिसंबर तक तो किसी तरह की कोई गठबंधन की कोई भी कवायद, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं है। अभी एक बिहार में पटना में हुई, फिर बेंगलोर में हुई, फिर महाराष्ट्र में होगी, उसके बाद फिर अगली बैठक होगी, ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। लेकिन दिसंबर आते आते इसमें तेजी आएगी, और उस तेजी में मायावती अहम भूमिका में होंगी। और अगर उस भूमिका में ये दल मायावती को लाते हैं, तो मोदी को तीसरी बार जीतने से रोका जा सकता है। तो साथियों, ये थी आज की छोटी सी बात। बने रहिए राजपथ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।